ओके दोस्तों, तो उसी की तरह और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, लुक एट द सिस्टम। यहाँ पे m लगा रखा हुआ है, 3m रखा हुआ है, दोनों एक पुली के सारे कनेक्टेड है, और उसका दूसरा एंड एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखा हुआ 2m के साथ कनेक्टेड है। जो 2m मेरा एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और शुरुआत में t इक्वल्स टू 0 पर स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पर था, और सिस्टम जो है वो मेरा रेस्ट पर था, पूरा सारे के सारे ब्लॉक्स। और अब मैंने उसको वहां से रिलीज किया, तो जो रिजल्टिंग SHM होगा उसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कितना होगा, और 2m के साथ जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है उसका t मैक्सिमम और t मिनिमम हमारा कितना होने वाला है। एंड स्पीड्स ऑफ ऑल द ब्लॉक्स व्हेन 2m is at mean position for the first time, and acceleration of all the blocks when 2m is at a distance of a by 2 from the mean position for the first time. So these are the questions asked to us. ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। अच्छा, क्या होगा इसमें, एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? सो लेट्स सी। कोई भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, मैं तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं। जो मेरा 2m वाला है, इस पर लगेगा मेरा kx, इस तरफ लगेगा उसका टेंशन t, जिस कारण पे इसका एक्सीलरेशन मान लो ये वाला है, टुवर्ड्स दिस, ये वाला है, राइट। नाउ दूसरा, यहां पर अगर मैं mg स्मॉल m वाले का ड्रॉ करूं, अच्छा इस वाले धागे में टेंशन t है, तो इन दोनों धागे में टेंशन t बाई 2 होगा, क्योंकि ये वाला पुली मेरा आइडियल पुली है, तो ये मेरा t बाई 2 होगा। ये मेरा डाउनवर्ड जो है दैट इज माई mg, और इसका चलो a1 मान लेता हूं, इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन मान लो है a2। एंड मैं 3m वाले का अगर मैं ड्रॉ करूं, तो अपवर्ड टेंशन लग रहा है t बाई 2, डाउनवर्ड जो लग रहा है वो है 3mg, और उस कारण पे इसका एक्सीलरेशन जो है वो मान लो हमारा है a3। ठीक है, राइट। तो मैं इक्वेशंस क्या क्या लिख सकता हूं, t माइनस kx इज इक्वल्स टू m इंटू 2m इंटू a1। पहला तो मैं ये लिख सकता हूं। दूसरा यहां पर लिख सकता हूं मैं, जो t बाई 2 माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू ma2 एंड 3mg माइनस t बाई 2 दैट विल बी 3m इंटू a3। बट ऑब्वियसली यहां पर और एक हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो वाला इक्वेशन हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन से आएगा। सो t इंटू a1, t इंटू a1, राइट। एंड नाउ यहां पर अगर मैं देखूं, प्लस t बाई 2 इंटू a2 माइनस t by 2 into a3 that is equals to 0. So a3 will be a2 plus 2a1. So that is the constraint relation that we can write. तो सारे के सारे रिलेवेंट इक्वेशन जो है वो मैंने यहां पर लिख दिया हूं, और अब हम लोग गेम पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं मीन पोजीशन के बारे में बात करूं, एट मीन पोजीशन a1 must be equals to 0. So kx naught will be equals to t. ठीक है, ये मेरे पास पहले आ जाएगा। एंड उसके अलावा अगर हम ध्यान दें, a1 अगर मेरा 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है
A3 जो होगा वो मेरा A2 का इक्वल होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये वाला नीचे वाला पुली मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा और उसके रेस्पेक्ट में दोनों का एक्सीलरेशन हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट तो होना ही पड़ेगा, और ये हमारा रेस्ट पर है तो ग्राउंड फ्रेम में भी वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा। सो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा MA2 plus 3MA3 will be equals to 4mg। ये मैं साफ साफ लिख सकता हूं, सॉरी 2mg, राइट। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो हमारे पास साफ साफ ये आ जाएगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो 4MA2 2mg, तो A2 जो आ जाएगा दैट विल बी g/2, और A2 का वैल्यू एक बार आ गया है मेरे पास, तो मेरे पास T जो आएगा T/2 will be equals to mg plus mg/2, that is equals to 3mg/2। तो T जो आएगा that will be equals to 3mg। टेंशन जो हमारे पास आ जाएगा that will be equals to 3mg, जो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, that is the value of tension। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो this will be equals to kx0, तो x0 जो होगा that will be equals to 3mg/k। This is what I can write, and x0 मेरा इक्विलिब्रियम इलोंगेशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही तो मेरा एक एक्सट्रीम है, यही वाला पोजीशन तो मेरा एक एक्सट्रीम है, क्योंकि यहां पर ये मोमेंटरीली रेस्ट पर है और यहां पर ये हमारा मीन पोजीशन का एक्सटेंशन आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 3mg/k। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है, राइट। मेरे इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो सिस्टम जो हमारा इंस्टेंटेनियसली इक्विलिब्रियम पे आया है, ये 2m वाला, वहां से मैं एम्पलीट्यूड जो है वो मैं निकाल दिया हूं। अब मेरा टाइम पीरियड निकालने की देर है। अच्छा, यहां पर मैं एक छोटा सा घोटाला जो है वो मैं कर सकता हूं, यहां पर जो है मैं एक छोटा सा घोटाला कर सकता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, यहां पर जो मेरा टेंशन आया है वो टेंशन मेरा 3mg आया है, एंड ट्राई टू रियलाइज, अगर मैं ये वाला पुली को रेस्ट पर मानता हूं, यहां पर अगर मैं पुली को रेस्ट पर मानता हूं कोई एक इंस्टेंट पर, तो वो हर पोजीशन के लिए ही 3mg ही रहेगा टेंशन। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरा ये नीचे का पूरा सिस्टम है, एक्टिंग एज m effective that is equals to 3m, this whole thing is acting effectively as that of 3m। सबसे पहले उस बात को हम रियलाइज करने का ट्राई करें। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ऐसे बाय द वे वो होता कितना है, अगर एकदम बेसिक पे चले जाओगे पुराने वाले पे, तो टेंशन की जो वैल्यू होती है, टेंशन की जो वैल्यू आती है स्ट्रिंग में, वो आता है 2m1m2 बाई m1 प्लस m2। जो ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन आती है, याद करो, एकदम जो हमारा स्टार्टिंग का आउटपुट मशीन था NLM में,
वहां पर हमने जो टेंशन का वैल्यू निकाले थे वो था 2m1m2 by m1 plus m2। एंड क्योंकि ये ऊपर वाले स्ट्रिंग का टेंशन ये वाले स्ट्रिंग का डेफिनेटली मेरा 2 टाइम्स है, तो यहां पर जो मेरे पास ये वाला स्ट्रिंग आ जाएगा उस पर टेंशन होगा 4m1m2 by m1 plus m2। हाँ, प्रोवाइडेड ये वाला पुली हमारा रेस्ट पर है, ठीक है। ऑब्वियसली वो रेस्ट पर नहीं होगा तो इनका एक्सीलरेशंस डिफरेंट होंगे, इस रिलेशन से कनेक्टेड होगा, बट इफेक्टिवली जो मेरा मास होगा वो होगा 4m1m2 by m1 plus m2। m1 plus m2 जो है वो मेरा 4m है, तो आ जाएगा 4 into m into 3m divided by 4m and that will come out to be equals to 3m। तो इफेक्टिव मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू 3m। और मैं अब इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया हूं क्या किसमें, जो मेरे पास एक ब्लॉक है मास 2m का और इसके साथ मेरा एक 3m का मास भी कनेक्टेड रहेगा। ये मेरा इफेक्टिव सिस्टम जो है वो मेरा बन चुका है, राइट। ये मेरा एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो हमारा बन चुका है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, अब बाकी प्रॉब्लम को हम इसी के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। यानी ये वाला ब्लॉक का स्पीड और एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इन दोनों का स्पीड निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा टफ रहेगा, वो देखेंगे हम लोग। खैर जो भी है, पहले ये बात समझ में आ गया है, ये 2m है और ये मेरा 3m है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, फॉर मेन पोजीशन पे मान लो ये आ चुका है, तो ये x0 का इलोंगेशन तो ऑलरेडी रखेगा, तो ये फर्दर मेरा मान लो x से डिस्प्लेस होता है, तो ये भी मेरा फर्दर नीचे की तरफ x से डिस्प्लेस होगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसका जो इलोंगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x0 प्लस x। एंड यहां पर इसका एक्सीलरेशन है मान लो e, यहां पर इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन भी a ही होना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम चीज से तो कनेक्टेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x0 प्लस x माइनस t दैट इज इक्वल टू 2ma। एंड दूसरा यहां पर मैं लिख सकता हूं t माइनस 3mg दैट इज इक्वल टू 3ma, ठीक है। नाउ kx और 3mg के इक्वल है तो सिंपल सी बात है, मेरे पास आ जाएगा kx इक्वल्स टू 5ma k बाई 5m इंटू x। वही तो पिछले बार भी आया था, ओमेगा स्क्वायर मेरा आया था k डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिंपल सी बात वही तो हमारा आया था। एंड जो हमारा टाइम पीरियड होगा दैट टाइम पीरियड t, अच्छा वो टेंशन और टाइम पीरियड का t को अलग से समझ लेना, अंडर रूट 5m बाई k, ये हमारा टाइम पीरियड होने वाला है। एंड ये वाले क्वेश्चन पे और भी एक बात है, जो मिनिमम टेंशन है, मिनिमम टेंशन ऑकर्स एट t इक्वल्स टू 0, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे हमारा t ऑब्वियसली मिनिमाइज होता है और t मैक्सिमम जो होता है वो मेरा अदर एक्सट्रीम पर होता है, वो भी हम देखेंगे। एंड मिनिमम टेंशन के लिए ऑब्वियसली बात है कि x0 मेरा 0 हो जाएगा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं t मिनिमम कैपिटल टू कैपिटल M A1 एंड दूसरा 3mg माइनस t मिनिमम 3m इंटू A1। सो A1 जो मेरे पास आ जाएगा उस पर अगर मैं ध्यान दूं तो कितना आ जाएगा 3mg बाई 5।
So that will be 3g by 5. So that will be the acceleration at that instant. So t minimum will be equals to कितना 2ma1 6mg by 5. Okay. Now maximum tension occurs at other extreme. तो वहां पर जो मेरा इलोंगेशन इन स्प्रिंग होगा, दैट इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी 2a. ठीक है, इलोंगेशन इन स्प्रिंग जो होगा वो मेरा 2a होगा, राइट. तो x का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 6mg/k, राइट. तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा 6mg. तो मैं लिख सकता हूं स्प्रिंग फोर्स जो है वो मेरा कितना है 6mg. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं उस इंस्टेंट पे, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है 6mg, यहां पर लग रहा है T max और यहां का एक्सीलरेशन है a 2m वाला ब्लॉक का, और 3m वाले ब्लॉक का यहां पर T max लग रहा है, यहां पर लग रहा है हमारा 3mg और ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है a. सो 6mg minus T max is equals to 2ma, and T max minus 3mg will be equals to 3m into a. ये हमारे पास आ जाएगा. तो यहां का जो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा that will be equals to 3g/5. ठीक है, आना तो वही चाहिए था. ध्यान दो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, बस डायरेक्शन जो है वो हमारा ऑपोजिट होता है. दोनों का जो एंड पॉइंट पे एक्सीलरेशन होता है वो हमारा सिंपली कैपिटल A इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है. ये मेरा कैपिटल A है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो मेरा कितना है k/5m. k कट, तो मेरे पास जो एक्सीलरेशन आना चाहिए था वो मेरा 3g/5 ही आना चाहिए था, जो कि हमारा आया भी है. और सिंपली अगर मैं पुट कर दूं T max का वैल्यू, दैट विल बी 3mg प्लस 3ma 9mg/5, that will be 24mg/5. That will be 24mg/5. So that will give me the maximum value of tension. So maximum और minimum में जो है वो 4 गुने का अंतर है, वो चीज हम देख सकते हैं. तो ये वाला पार्ट तक जो है इक्विवेलेंट मास पे कन्वर्ट कर लेने के बाद ये जो हमारा पिछले वाला प्रॉब्लम था वो पिछला वाला प्रॉब्लम जैसा ही बन गया है. कोई अलग कॉन्सेप्ट यहां पर इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, अच्छा अगला पार्ट, द स्पीड्स ऑफ ऑल द ब्लॉक्स व्हेन 2m इज एट अ मीन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा 2x जब मीन पोजीशन पर होगा तो वहां पर क्या होगा, 2x जब मीन पोजीशन पर होगा तो वहां पर क्या होगा. सो 2m at mean position, that implies 2m has maximum speed, and ध्यान देना that is nothing but a into omega.
मैक्सिमम स्पीड तो हमारा a इंटू ओमेगा ही होता है। तो 2m का जो मेरा स्पीड आ जाएगा उसको मैं लिख सकता हूं a इंटू ओमेगा, दैट इज 3mg/k इंटू अंडर रूट कितना k/5m। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ 2m विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3g अंडर रूट m/5k. That will be the speed of the 2m at that instant. ठीक है, that will be the speed of 2m at that instant. अब सवाल यहां पर ये उठता है, जो ये दोनों का स्पीड हमारा कितना होगा इंडिविजुअली, वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो वहां पर फिर इक्विवेलेंट मास का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डेफिनेटली फेल हो जाएगा। यहां पर इक्विवेलेंट मास का करके हम कोई फायदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का हमें इंडिविजुअल स्पीड जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जो स्पीड 2m का होगा, जो स्पीड मेरा 2m का होगा वही स्पीड मेरा पुली का भी होने वाला है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम स्पीड एग्जैक्टली मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे पुली का भी होने वाला है, बट पुली के रेस्पेक्ट पर भी तो दोनों पार्टिकल्स हमारा मूव करेगा। तो दोनों पार्टिकल्स अगर मूव करेगा तो दोनों का रिलेटिव स्पीड भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 3m वाला मेरा मान लो नीचे जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में विद द स्पीड ऑफ v, और m वाला ऊपर जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द पुली विद द स्पीड ऑफ v। तो मैं लिख सकता हूं v of m that will be equals to v of 2m minus v, and v of 3m is equals to v of 2m प्लस v। ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। ये दोनों का स्पीड मैंने लिख दिया हूं विथ इन टर्म्स ऑफ वन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वन सिंगल वेरिएबल वो मैं यहां पर लिख दिया हूं। अच्छा, अब सवाल यहां पर ये उठता है, जो अब कौन सा इक्वेशन में बनाऊंगा जो कि ये v का वैल्यू हम कुछ भी करके निकाल पाए। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई तरीका तो है नहीं, डायरेक्ट कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल लेवल पे क्या मोशन कर रहा है उसको एनालाइज करना तो काफी ज्यादा हमारा मुश्किल रहने वाला है। ठीक है, ओके दोस्तों, सो अब हम लोग अगर देखें जो बाकी हम 3m और m का जो इंडिविजुअल स्पीड्स है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, वो निकालना इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, एंड इट विल रिक्वायर अ बिट ऑफ कैलकुलेशन। यहां पर ध्यान दो, जो मेरा इफेक्टिव ब्लॉक है 3m का, उसका भी तो स्पीड इतना ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इफेक्टिव सिस्टम will be equals to half into 3m into इसका स्क्वायर यानी 9g square into m by 5k. So that will be 27 m square g square by 10k. It will be 27 m square g square by 10k. ये मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इफेक्टिव सिस्टम है।
जो काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मेरा m पर और दूसरा मेरा 3m पर। बट विथ रेस्पेक्ट टू द पुली तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हमारा सेम होना पड़ेगा। तो v ऑफ m मैं बोल सकता हूं या नहीं, v ऑफ 2m माइनस v, जो रिलेटिव स्पीड है वो v मान लेता हूं। तो पुली के रेस्पेक्ट में मान लो v से ऊपर जा रहा है, पुली तो उतने स्पीड से नीचे आ रहा है, तो v में ऑफ m मेरा इतना आ जाएगा। एंड v ऑफ 3m जो हो जाएगा दैट विल बी v ऑफ 2m प्लस v, क्योंकि 2m से तो पुली खुद नीचे आ रहा है और उसके रेस्पेक्ट में वो v से नीचे आ रहा है, तो नेट स्पीड ये आ जाएगा। तो ये वाला हाफ m इंटू वी एम स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू ये वाला स्क्वायर v3m स्क्वायर, उसको उसके साथ इक्वेट करूंगा, v पे क्वाड्रेटिक बनेगा। सॉल्व करो टू गेट द स्पीड्स ऑफ m एंड 3m एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिट हॉरेंडस सिनेरियो। ठीक है, तो एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं जो m और 3m का वैल्यू निकालो, क्योंकि उसका कैलकुलेशन हम देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा वाहियात होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। जहां पे v2m खुद इतना ज्यादा घटिया है हमारे पास, ठीक है, v2m जहां पे खुद इतना ज्यादा घटिया है हमारे पास, तो उसके बाद उसको सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। सो विल गोइंग टू स्किप दैट पार्ट, ये उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। अच्छा, लास्ट पार्ट, एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स when 2m is at a distance of a by 2 from the mean position for the first time। अच्छा, तो कैसे करेंगे? यहां पे अगर हम ध्यान दें लास्ट वाले पार्ट के लिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है a by 2, तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग सिंपली मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3mg by 2k। इलोंगेशन इन स्प्रिंग हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी 3mg by 2k। एंड तो मैं अगर 2m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 3mg by 2, यहां पर लगेगा टेंशन T, जहां पर ये एक्सेलरेट करेगा A से 2m से। राइट, अच्छा, बाकी अब ये इक्विवेलेंट फिगर छोड़ के इंडिविजुअली अगर हम देख ले तो यहां पर है मेरा t by 2, यहां पर है मेरा mg। चल पहले एक बार काम करो, पहले 3mg वाले से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें गेम थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा। पहले टेंशन का वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी, पहले काम करो इक्विवेलेंट फिगर ही रखो, और ये मेरा सिनेरियो है। मैं सबसे पहले यहां से टेंशन का वैल्यू जो है वो निकाल लेना चाहता हूं, एंड वो एक बार निकल जाए फिर गेम बहुत सिंपल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी t माइनस 3mg by 2 2ma and 3mg that will be 3ma, तो 5ma will be 3mg by 2, तो a जो होगा that will be 3g by 10। ये मेरा एक्सीलरेशन हो जाएगा उस इंस्टेंट का, और ये अगर मेरा एक्सीलरेशन है तो टेंशन T की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3mg by 2 प्लस 2ma यानी 3mg by 5। तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा, 3 तो बाहर है, तो 5 to 7 21 mg by 10, 21 mg by 10, that is going to be the acceleration, sorry, tension।
सो ये अगर मेरा टेंशन है तो अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। इसका ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा T/2 यानी 21 mg/20। डाउनवर्ड जो है वो है मेरा mg और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है A2। सॉरी अपवर्ड एक्सेलरेशन ले लो, हाँ ऑब्वियसली दिख पा रहा हूं वो ज्यादा है। तो A2 जो होगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी दिस माइनस दिस, यानी मेरे पास आ जाएगा g/20 अपवर्ड। इसका एक्सेलरेशन है 3g/10 टुवर्ड्स राइट। और अगर मैं 3 mg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अपवर्ड जो लग रहा है वो लग रहा है 21 mg/20। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा A3, तो 60 माइनस 29, तो A3 जो आएगा ट्रस्ट मी 13g/20। ठीक किया हूं ना, एक मिनट, हाँ सही किया हूं, 13g/20 इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मेरा है A, ये है मेरा A2 और ये है मेरा A3। एक बार फटाफट चेक कर लो वो इस पर सेट बैठता है या नहीं। यहां पर अगर हम ध्यान दें, A2 का वैल्यू मेरा जो है वो कितना है g/20 और A1 का वैल्यू होगा 12g/20। A1 का है 6g/20 इंटू 2 12g/20, तो g/20 प्लस 12g/20 इसका एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए था डाउनवर्ड 13g/20। तो ये हमारा तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जब हमारा स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ से अपना एम्पलीट्यूड का आधा इलोंगेटेड है पहली बार। डायरेक्शंस तुम लोग यहां पर देख सकते हो। सेकेंड टाइम जब पहुंचेगा मीन पोजीशन से A/2, मैग्नीट्यूड्स यही रहेंगे, डायरेक्शन सबका ऑपोजिट जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, सो ये वाला प्रोफाइल का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है उसका बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से हमें यहां पर लग चुका है, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, वो एक रफ इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है। द इंक्लाइन इज सफिशिएंटली रफ सो दैट इट कैन प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ स्लिपिंग, एनी मोशन इज गोइंग टू बी द प्योर रोलिंग वन। इसका मिड पॉइंट से मेरा एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उस हॉलो स्फीयर के अंदर वाटर जो है वो हमारा भरा हुआ है। इनिशियली वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको स्मॉल डिस्टर्बेंस देता हूं तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है। एंड अब अगर अचानक से ये अंदर का वाटर जो है वो मेरा फ्रीज कर जाता है तो इन दैट केस नया टाइम पीरियड हमारा कितना होने वाला है, किस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा, इनिशियल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो kx0 है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इंटू साइन थीटा। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ it further comes down by x। एक चीज ध्यान देना, वाटर inside it will execute pure translation only। अंदर का जो पानी है वो केवल और केवल प्योर ट्रांसलेट करेगा, वो हमारा किसी भी हालत पर रोटेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वाटर को घुमाने के लिए जो शेयर फोर्स है वो तो प्रोवाइड हमारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारा एक आइडियल लिक्विड की तरह हम ट्रीट करेंगे।
सो वाटर का यहां पर प्योर ट्रांसलेशन होगा, यहां पर रोटेशन होने का कोई भी सवाल तो कभी भी पैदा होता ही नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं इसका मोशन को एनालाइज करूं, ये है मेरा यहां के मिड पॉइंट से जो लगेगा दैट विल बी के एक्स नॉट प्लस एक्स, इसके सेंटर से यहां पर लग रहा है m प्लस कैपिटल M जी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया? और एक्सेलर ACM अपवर्ड है तो अल्फा जो होगा वो ऐसे होगा, तो फ्रिक्शन जो है वो मेरा डाउन द प्लेन लग रहा है इस तरीके से। सो एक्सीलरेशन और ACM में मार्क कर दूं अगर, तो ACM तो मेरा ऐसे होगा और अल्फा मेरा इस तरीके से होगा। तो इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन थीटा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ACM। सॉरी माइनस F, ये मैं लिख सकता हूं। एंड फॉर टॉर्क F इंटू R will be 2/3 mr square into alpha। ध्यान देना, इस पर कहीं पर भी कोई भी जगह पर किसी भी हालत पर वाटर का मास कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज वाटर हैज नो रोटेशनल टेंडेंसी, इट हैज ओनली ट्रांसलेशनल टेंडेंसी। वाटर हैज ओनली ट्रांसलेशनल टेंडेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारा फ्रीज करने के पहले और फ्रीज करने के बाद, वही तो मेरा मेन डिफरेंस आएगा। जैसे ही वाटर फ्रीज करेगा वो एक्सपांड करके आइस में कन्वर्ट होगा, वो हमारा सॉलिड अब स्फीयर की दीवार पे चिपक जाएगा एंड आइस विल हैव अ रोटेशनल टेंडेंसी, बट वाटर इज नॉट गोइंग टू हैव अ रोटेशनल टेंडेंसी। तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंप्यूट होगा, केवल और केवल जो मेरा बाहर का हॉलोस्फीयर है वही कंप्यूट होने वाला है। हाँ, फोर्थ इक्वेशन पे ऑब्वियसली मेरा काउंट होगा। अल्फा आर वो तो हमारा ACM होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे तो हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। सो इसको अगर हम हटा दे तो मेरे पास आ जाएगा F will be 2/3m alpha R 2/3m into ACM. And now let's add the two equations. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? K x naught plus x minus mg sin theta। ठीक है, सॉरी m प्लस m g sin theta, that will be equals to 5m/3 plus m into ACM। ये हमारे पास हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5m/m3 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, के एक्स नॉट और m प्लस एम जी साइन थीटा जो है वो तो हमारा समाप्त हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सिंपली, वो तो होना ही चाहिए। इनिशियल कंडीशन हमारा ओमेगा पर कभी भी इफेक्ट नहीं डालता है। 5 कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m बाई 3 इंटू ACM। सो हमारे पास ACM जो आ जाएगा दैट विल बी 3K divided by 5m plus 3m into x।
एंड दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर. सो यहां पर जो मेरा टाइम पीरियड होगा, दैट टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट 5m प्लस 3 स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3k. ये मेरा इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ द मोशन आ जाएगा. ठीक है. एंड जैसे ही वाटर बन जाएगा आइस, ये आइस हमारा सॉलिड है, तो इसका अब मेरा रोटेशन जो है वो तो मेरा डेफिनेटली होने वाला है. सो आइस विल नाउ एक्ट एज अ सॉलिड स्फीयर. अच्छा, फोर्स इक्वेशन पे कहीं पर हाथ नहीं लगेगा, वो तो मेरा ऑब्वियस है. ठीक है. द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द टॉर्क इक्वेशन. तो मेरे पास F इंटू आर जो आएगा वो होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr² प्लस 2/5mr² स्मॉल mr² इंटू अल्फा. ठीक है. सो मेरे पास F जो आ जाएगा दैट विल बी 2m/3 प्लस 2m/5 अल्फा r, दैट विल बी ACM. सो kx वापस अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5m/3 प्लस 7m/5 इंटू ACM. तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 15 अगर मैं करूं तो 25 कैपिटल M प्लस 21 स्मॉल m बाई 15 इंटू ACM. ये हमारे पास आ जाएगा. सो ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास. सो टाइम पीरियड जो आ जाएगा नया 2 पाई अंडर रूट 25m प्लस 21 स्मॉल m डिवाइडेड बाई 15k. So that is going to be the new time period, and that is going to be the difference between freezing and not freezing. लिक्विड को, अंदर का लिक्विड को रोटेट मत करवा देना, क्योंकि हमारे पास प्योर फ्लूइड होता है तो उस पर कोई भी shear स्ट्रेस पॉसिबल नहीं है. बाय द मीनिंग ऑफ shear स्ट्रेस मैं बोलना चाह रहा हूं टेंजेंशियल फोर्स. वो तो केवल विस्कस फ्लूइड के केस पे ही लग सकता है. यहां पे हम वाटर को ऑब्वियसली नॉन विस्कस ही मानने वाले हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड नॉन फ्रीजिंग. ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस सिस्टम. मेरे पास 3 स्प्रिंग्स है. स्मॉल m जो है वो इनिशियल इक्विलिब्रियम पे है, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल m. ठीक है. अच्छा, इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में अगर हम ध्यान दें, इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ऐसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती. अभी तक तो मालूम पड़ गया होगा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा कट जाता है, लेकिन टू मेक इट एज अ हैबिट मैं इनिशियल कंडीशन को हमेशा निकालता हूं, और उसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो इनिशियल इक्विलिब्रियम लिख लेना काफी अच्छी बात होती है. बाकी अगर तुम नहीं भी लिखना चाहते हो, तुम फर्दर इलोंगेशन को लेकर काम करना चाहते हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. अच्छा, यहां पर जो है मेरा mg है, तो यहां का जो टेंशन होगा वो भी मेरा mg होगा. तो यहां पर जो होगा वो मेरा mg/2 होगा. यहां पर भी जो होगा दैट विल बी mg/2. तो ये दोनों स्ट्रिंग्स पे mg/2 है. ठीक है. एंड यहां पर जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स नेट लगेगा वो मेरा लगेगा, वो मेरा लगेगा mg, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रिंग है. अच्छा, तो
ये वाला x1 है, यहां पर जो है मेरा मान लो x2 है, और इसका इलोंगेशन जो है वो मान लो है x3। ठीक है, समझ में? सो ऑब्वियसली बात है 3k x1 that will be 3k x2 that will be mg by 2। तो इनिशियल पोजीशन के लिए x1 नॉट और x2 नॉट लिख दो। ठीक है, इनिशियल के लिए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू mg by 6k। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आएगा। और ऊपर वाला स्प्रिंग को जो खींचा जा रहा है वो mg फोर्स से खींचा जा रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, k x3 नॉट इक्वल्स टू mg, तो x3 नॉट मेरे पास आ जाएगा mg by k। ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, block is further pulled down by x। समझ में? तो उस कारण पे जो हमारा फर्दर इलोंगेशंस आएगा वो आएगा x1, x2 एंड x3। जो हमारा फर्दर इलोंगेशंस होगा वो होगा x1, x2 एंड x3। अंडरस्टूड? अच्छा, तो उसका वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे? स्ट्रिंग का लेंथ कंजर्व करके। अच्छा, ये अगर x से नीचे आएगा तो टोटल 2x जितना धागा यहां से वो खींचेगा। टोटल जो धागे का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो मेरा 2x पड़ेगा। अच्छा, ये अगर x1 से इलोंगेट हुआ तो वो धागा प्रोवाइड करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ x1। ये अगर मेरा x2 से इलोंगेट हुआ तो वो टोटल धागा प्रोवाइड करेगा x2। और ये अगर x3 से इलोंगेट हुआ तो ये नीचे आया तो दोनों तरफ धागा रिलीज होगा, तो टोटल धागा जो रिलीज करेगा वो करेगा 2x3। सो नेट धागे का लेंथ कंजर्व करते हुए मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, 2x will be x1 plus x2 plus 2x3। That is the first relation that we can write. So, अब अगर मैं फोर्स का रिलेशन लिखूं, सो एक बात है, ये वाले स्ट्रिंग में तो हमारा टेंशन कहीं बदल नहीं सकता है, तो 3k x1 equals to 3k x2 एंड यहां से मेरे पास पहला आ जाएगा x1 equals to x2 एंड दूसरा ये वाले पे अगर मैं देखूं 2k into x further x3 the further elongation k into x3 the further हमारा x3 से elongate हुआ है, तो ये वाला पुली में अपवर्ड फोर्स लगेगा k x3 अपवर्ड फर्दर। इनिशियल इक्विलिब्रियम के बाद, इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन तो था ही था, वहां पे तो फोर्स बैलेंस था। अब अगर फर्दर ये x3 से नीचे आया है तो और जो एडिशनल फोर्स अपवर्ड प्रोवाइड हुआ है वो हुआ है kx3, और यहां पर x1 और x1 है दोनों में, तो 3k x1 दोनों तरफ लग रहा है। सो दैट विल बी 6k इंटू x1, तो x3 विल बी 6 x1। दैट इज अ रिलेशन दैट वी कैन सिंपली राइट। और अब इसको वहां पर पुट कर दो उस वाले रिलेशन में, तो उस रिलेशन में पुट करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू x1
प्लस x1 प्लस 12x1 दैट इज 14x1। तो x1 मेरे पास आ जाएगा x/7। x1 मेरे पास आ जाएगा x/7। ठीक है। सो अब अगर मैं ध्यान दूं ये वाला पुली इस वाले के ऊपर जो मेरा टेंशन T होगा, ये मेरा kx1 है, ये मेरा kx1 है। ठीक है, एडिशनल फोर्स। सो दैट विल बी 2k x1 प्लस x1 नॉट। समझ में आया? नेट फोर्स तो हमारा हो जाएगा जो 2k x1 प्लस x1 नॉट। तो मैं इस वाले के लिए लिख सकता हूं T माइनस mg दैट विल बी m इंटू a, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू a इंटू a। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? तो मैं 2k क्यों लिखा? सॉरी 6k, सब 3k का था। सॉरी 3k का था। सो T माइनस mg विल बी इक्वल्स टू m इंटू a, एंड T माइनस mg अगर मैं करूंगा तो 6k x1 प्लस 6k x1 नॉट माइनस mg will be equals to ma. Now this is cut, right? तो मेरे पास आ जाएगा m into a, that will be 6k into x1, that is x/7, तो 6k/7 into x। सो ऑब्वियस बात है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा a प्रोपोर्शनल टू x करते हुए 6k/7m, तो टाइम पीरियड t विल बी 2 पाई अंडर रूट 7m/6k। सो दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द SHM। तो ऐसे अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स है तो इन दैट केस हम कंस्ट्रेंट लगाते हुए सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द सिस्टम। मास m लटका हुआ है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स है वो है k1, k2, k3, k4 एज शोन। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ m। अच्छा, इनिशियल इक्विलिब्रियम के लिए एक चीज ध्यान देना, ये वाले धागे में टेंशन जो होगा वो होगा मेरा mg, और इन सब में जो लग रहा है वो मेरा 2t लग रहा है। सो मैं एक चीज सिंपली लिख सकता हूं k1 x1 नॉट, इनिशियल इलोंगेशंस को मैं ऐसे लिख देता हूं k3 x3 नॉट, दैट विल बी k4 x4 नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू mg। ठीक है, अगेन बहुत बार हो चुका है, एक बात समझ गए होंगे, जो इनिशियल कंडीशन प्रैक्टिकली इररिलेवेंट है, बस mg फिर लिखना मत, क्योंकि वो इनिशियल जो हमारा पोजीशन है उस चीज को बैलेंस करेगा। यानी यहां पर अगर तुम्हें इक्वेशन लिखना होता तो सिंपली लिखता जो एडिशनल t विल बी इक्वल्स टू m इंटू a, यानी 6k x1 विल बी m इंटू a। फिर यहां पे x1 नॉट मत लिखो और यहां पर mg मत लिखो, तो हमारा गेम जो है वो सिंपली आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो x1 नॉट और mg जो है वो हमारा मैनेज करेगा। या फिर यहां पर भी k x नॉट मत लिखो, तो कैपिटल m प्लस स्मॉल mg साइन थीटा जो है वो भी मत लिखो, क्योंकि वो फोर्स तो पहले से ही था और वो हमारा बैलेंस कर रहा था। तो इनिशियल कंडीशन लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो m को मैंने ये वाला पोजीशन से फर्दर डाउन किया बाय एन अमाउंट ऑफ x। ठीक है, तो एडिशनल elongations B x1, x2, x3 and x4। अच्छा, ये अगर x से नीचे आएगा तो धागे का जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो मेरा x पड़ेगा। ये x1 से फर्दर इलोंगेट हुआ तो ये धागा रिलीज करेगा 2x1। ये x2 से नीचे आया तो धागा रिलीज करेगा 2x2।
ये ऊपर गया तो रिलीज करेगा 2x3, ये नीचे आया तो रिलीज करेगा 2x4। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4। एंड पुली के ऊपर नेट फोर्स को 0 करते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो सारे स्प्रिंग्स में जो एडिशनल फोर्स आएगा वो भी तो हमारा इक्वल आना पड़ेगा। यानी व्हाट आई मीन टू से इज k1x1 मस्ट बी इक्वल्स टू k2x2 मस्ट बी इक्वल्स टू k3x3 मस्ट बी इक्वल्स टू k4x4। वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे में अगर हमारा इक्वल नहीं हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, राइट। सो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन टेक इट एज C। कुछ C ले लिया मैंने, तो यहां पर मैं एक चीज देख सकता हूं, जो मेरा x आएगा दैट विल बी सिंपली 2C 1/k1 1/k2 1/k3 प्लस 1/k4। ठीक है, राइट। अच्छा, टेंशन जो आएगा वो कितना आएगा, जो एडिशनल टेंशन आएगा, ये अगर खींचा है बाय एन एडिशनल अमाउंट ऑफ x1, तो ये वाले पुली के ऊपर एडिशनल फोर्स हुआ है k1x1। तो यहां पर दोनों टेंशन पे जो एडिशनल टेंशन होगा वो होगा k1x1/2 k1x1/2। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एडिशनल फोर्स होगा वो होगा k1x1/2, दैट विल बी C/2। और वही तो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स भी है, वही तो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स भी है, राइट। mg मत लिखो, तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा C विल बी इक्वल्स टू m इंटू a, सॉरी C/2 C/2m। एंड C का वैल्यू जो होगा यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1/C का वैल्यू क्या है, x/2 डिवाइडेड बाई दिस, यानी यहां पे ऊपर x हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। C का वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया। सो A प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर मेरा ये वाला गंदा चीज है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ये वाला गंदा चीज है। तो टाइम पीरियड T जो आ जाएगा 2π/4m 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। अब ये वाले क्वेश्चन का एक ऑल्टर, मतलब जो हमारा दूसरा फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है, इसको और कैसे पूछा जा सकता है। मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट पुली का सिस्टम है, कैसा है, यहां पर से m लटका हुआ है, ये पहला है मेरा k, अगला जो है वो मान लो है 2k, इसका अगला है मान लो 4k, इसका अगला जो है वो मान लो है 8k, इसका अगला जो है वो मान लो है 16k। अप टू इन्फिनिटी ये चलता रहेगा, k 2k 4k 8k 16k, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। इनफाइनाइट पुली का सिस्टम है,
ठीक है। सो वहां पर क्या आएगा, ये चीज हम देख चुके हैं। अगर 5 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, +1/k5 होता, छठा होता 1 + 1/k6 होता। तो ये वाला टर्म जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 1/k + 1/2k + 1/4k + 1/8k ... अप टू इंफिनिटी। तो 1/k बाहर ले लो। Now try to realize this is an infinite GP. Try to realize this is an infinite GP. First term 1, common ratio is half. तो मेरे पास ये जो हो जाएगा that will be simply 2/k. a/1 - r होता है। a मेरा 1 है, r मेरा half है, तो इसका सम हो जाएगा 2। तो ये मेरा बन जाएगा 2/k। तो टाइम पीरियड for the infinite pulley system will be 2π√8m/k। ठीक है, ये मेरा इनफाइनाइट पुली सिस्टम जो है वो हमारा बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहां पर और एक इनफाइनाइट पुली सिस्टम हम लोग देखते हैं। तो जितने भी स्प्रिंग्स दिख रहे हैं वो सारे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट उसका k है, और यहां पर जो ये प्लैंक है उसका मास है m, ये हमारा g है। जितना भी स्ट्रिंग्स और पुली है वो हमारा आइडियल है। तो m का जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस होगा वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, अब एक बात समझ में आ गया होगा, नेग्लेक्ट इनिशियल कंडीशन एंड डोंट राइट mg while calculating restoring force। अच्छा, मैं सबसे पहले ना इसका एक छोटा वर्जन जो है वो करवाना चाह रहा हूं। छोटा वर्जन में क्या है, पहले छोटा वर्जन देख लो इसका। मान लो यहां पर एक स्प्रिंग है k का, और यहां पर फिर एक दूसरा वाला है, और इतना सही सिस्टम है मेरा। मान लो पहले मैंने इतना सही सिस्टम लेता हूं और इस तरफ भी आइडेंटिकली ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर k, and now ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात पहले समझ लो, अगर इस पर इलोंगेशन है x1 तो इसका इलोंगेशन x1/2 होना ही पड़ेगा, वरना ये वाला पुली का तुम इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे। यानी एज वी मूव अप the elongations will be x1, x1/2, x1/4, x1/8, so on and so forth। पहले इस बात को समझ ले, क्योंकि यहां पर अगर मेरा kx1 है तो यहां पर kx1/2 और kx1/2 होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा इलोंगेशंस है सारे के सारे स्प्रिंग में, वो सारे के सारे स्प्रिंग में हमारा इलोंगेशन डेफिनेटली होना पड़ेगा, उसका जीपी में होगा। ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज देखो, ये अगर x1/2 से इलोंगेट हुआ है तो ये पुली को जितने से नीचे करेगा दैट विल बी बाय एन अमाउंट ऑफ x1/4, क्योंकि पुली जितने से नीचे जाएगा उसका डबल लेंथ का धागा खींचता है। तो टोटल जो यहां पर रिलीज हुआ है वो मेरा x1/2 हुआ है, तो यहां पर ये नीचे आएगा बाय एन अमाउंट ऑफ x1/4। तो ये इधर से x1/4 जो है धागा रिलीज करेगा, और ये यहां से रिलीज कर रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ x1। तो टोटल धागा जो रिलीज हुआ है, टोटल धागा जो रिलीज हुआ है उसके बारे में अगर मैं देखूं तो दिस विल बी x1 प्लस x1/4। तो टोटल धागा रिलीज विल बी x1 प्लस x1/4
सो इसको जो नीचे आना पड़ेगा दैट विल बी बाय एन अमाउंट ऑफ 5x1 by 4 divided by 2, that will be 5x1 by 8, and that will be इसका जितना अमाउंट से नीचे आया है that is going to be x. ठीक है, ये समझ में आया है, ये नहीं आया है, यानी ये x1 से नीचे आएगा. ठीक है, ये अगर x से नीचे आया है, इसका इलोंगेशन अगर मैं x1 बोलता हूं तो इसका जो होगा वो नीचे आएगा x1 by 8. एंड अगर मान लो मैं और भी करूं और एक स्टेप ऊपर जाऊं, ठीक है, मैं इसको समझाना चाहता हूं क्योंकि इस बात को पहले समझना जरूरी है. मान लो मेरे पास ऐसे 3 पुली का सिस्टम होता. ठीक है, पहला ये, फिर उसका अगला ये है मान लो. ठीक है, फिर उसका अगला मान लो ये वाला है. ये होता मान लो सिस्टम. तो क्या होता, इसका इलोंगेशन को अगर मैं x1 बोलूं तो इसका इलोंगेशन होगा x1 by 2 और इसका इलोंगेशन होगा x1 by 4. तो ये जो रिलीज होगा नीचे आएगा बाय एन अमाउंट ऑफ x1 by 8. यहां से x1 by 8 रिलीज हुआ, यहां पर x1 by 2 रिलीज हुआ, तो अगले वाले का जो रिलीज होगा दैट विल बी हाफ इनटू x1 by 2 प्लस x1 by 8. ठीक है, यहां से ये पुली नीचे आएगा और फिर यहां पे जो इतना नीचे जाएगा दैट विल बी x1 प्लस दिस होल इनटू हाफ. सो यहां पर जो हमने टर्म देखे थे, वो देखे थे x1 by 2 प्लस x1 by 8. यहां पर हम जो टर्म देख रहे हैं ध्यान दो, x1 by 2 प्लस x1 by 8 प्लस x1 by 8 16 32, यहां तक देख पा रहे हैं. सो ध्यान दो, मेरे ख्याल से मैं टर्म देख पाया हूं फॉर इनफाइनाइट सिस्टम. अगर मैं इनफाइनाइट सिस्टम के लिए देखूं, ठीक है, x जो होगा x1 by 2 प्लस x1 by 8 प्लस x1 by 32, अगला आएगा x1 by 128 प्लस डॉट 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 डॉट. So this will come out to be equals to x1 by 2, 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64, so on and so forth. Again, it's an infinite GP. First term है 1. Common ratio जो है वो है मेरा 1 by 4. So that will come out to be equals to x1 by 2, 1 minus. So that will be 2x1 by 3. ये मेरे पास आ जाएगा 2x1 by 3. तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 मैंने निकाल दिया. ठीक है, तो अब मेरा जो ये प्रैंक है इसके ऊपर अगर मैं देखूं, यहां पर से kx1 लगेगा, यहां से kx1 लगेगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा 2kx1 और यहां पर लगेगा 2kx1. ब्लॉक जो नीचे गया बाय अमाउंट ऑफ x गया है, ध्यान देना, और इसके चलते इसका एक्सीलरेशन है मान लो a. तो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी m इंटू a
will be 4k x1 and x1 का वैल्यू 3x by 2, that will be 6k x. तो एक्सीलरेशन a आ जाएगा 6k by m into x. तो ओमेगा will be under root 6k by m. तो टाइम पीरियड t जो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m by 6k. 2 pi under root m by 6k. That will come out to be the time period. Okay.